The history of Iran and Israel dispute. तारीख में आखिर कब ईरान और इसराइल का ये तनाज़ा शुरू होता है, आए आज तारीख जानते हैं इन दोनों ममालिक की। और तारीख ईरान और इसराइल की जानने से पहले हमें 1979 के इनकलाब को देखना पड़ेगा, जो अल मशहूर खमीनी इनकलाब कहलाता है। खमीनी इनकलाब जो कि खालिस्तान मजहबी बुनियाद पर लाया हुआ एक इनकलाब था। इस इनकलाब से पहले रजा शाह की हुकूमत थी ईरान के ऊपर, और ये हुकूमत अमेरिकन फंडेड या अमेरिकन बैक्ड हुकूमत आप कह सकते हैं। और उस वक्त ना तो ये हुकूमत ईरान की अवाम के मजहबी अकायद की तर्जुमानी करती थी और ना ही ईरान की अवाम अपनी हुकूमत से मुतमईन थी। इनकलाब आया, अवाम सड़कों पे आए और रजा शाह के लिए इतना तंग कर दिया गया ज़मीन को कि रजा शाह को छोड़ना पड़ा ईरान। उस वक्त आयतुल्लाह खमीनी जिला वतन थे, ईरान से बाहर थे। फिर तारीख बताती है कि तारीख में इससे बड़ा इस्तकबाल किसी का नहीं हुआ। तकरीबन 12 लाख लोगों ने आयतुल्लाह खमीनी का वेलकम किया, उन्हें खुश आमदीद कहा ईरान के अंदर, और उसके बाद वो जब तक जिंदा रहे ईरान के सुप्रीम लीडर रहे। अब ईरान में अवाम की हुकूमत थी, जिस तरह अवाम चाहते थे उस तरह के मजहबी की अकायद थे, उसी तरह के कवानीन थे, और ईरान जो है वो जिस तरह का मुल्क होना चाहिए था वैसा मुल्क बन जाता है। और अब बात करते हैं कि मसला क्या है इसराइल के साथ। तो मसला शुरू होता है यहां से, एक हदीस से बात शुरू करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हदीस कुछ यूं है, खुरासान से एक गिरोह सयाह झंडे लिए हुए निकलेगा और वो बैतुल अक़दस की तरफ जाएगा और उसे कोई ना रोक सकेगा। ईरान की अवाम ये मानते हैं कि वो गिरोह इन्हीं में से है, वो गिरोह इन्हीं लोगों का गिरोह है और इन्हें आखिरकार बैतुल अक़दस तक जाना है, और यही बात इसराइल भी जानता है। इसीलिए यह तनाज़ा उसी वक्त खड़ा हो जाता है जब ईरान के अंदर अवाम की हुकूमत आती है। यहीं पे एक बात काबिल गौर ये है कि इनकलाब आता है 1979 में, और 1980 में ईरान इराक की जंग लग जाती। ये जंग 8 साल रहती, यानी 8 साल मजीद अमेरिका ईरान को एक जंग में उलझा कर रखता है। 8 साल के बाद जब जंग बंदी होती है, ईरान को यह समझ थी कि अगर मैंने इस दुनिया में जिंदा रहना है तो मुझे अमेरिका, इसराइल और बरतानिया, इन जैसे ममालिक का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब ईरान क्या करता है कि ईरान इराक के अंदर, शाम के अंदर, यमन, लेबनान, लीबिया जैसे ममालिक में अपनी प्रॉक्सीज को पैदा करता है ताकि वो इसराइल को और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे सके। मीनवाइल ये प्रॉक्सीज जो है अपने अपने मुल्क के अंदर नापसंदीदा ग्रुप्स होते हैं और इनकी इसराइल के साथ छोटी मोटी झड़पें चलती रहती हैं, और ये सारे मुल्क भी ईरान से आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं। अब इस सारे टाइम पीरियड में इसराइल कोई चुप करके तो बैठा नहीं था। मुसाद जो इसराइल की एजेंसी है, उसने वो तमाम ममालिक जो इसराइल से लेकर ईरान के दरमियान आते हैं, उन तमाम ममालिक में वर्क करके उन तमाम ममालिक को अपनी समत कर लिया। और ना सिर्फ इन ममालिक में काम किया बल्कि ईरान के अंदर भी मुसाद ने अपने अड्डे पैदा किए, खुफिया अड्डे पैदा किए, जहां से ईरान को कमजोर या तोड़ने की कोशिश की जा सकती थी। अब वक्त आ चुका था कि इराक तक सारे रास्ते हमवार कर लिए थे इसराइल ने, और अब रह चुका था ईरान। ईरान को भी पता है कि मेरा सर्वाइवल एटमी ताकत बनने में है। ईरान अब जो जंग जारी है, इस जंग में ईरान ऐलान करने ही वाला था कि हम एक एटमी ताकत हैं, कि ईरान पर हमला हो जाता है। सिर्फ ऐलान नहीं हुआ, ईरान एटमी ताकत बन चुका है। ईरान के पास एटमी असासे हैं और वो किसी भी वक्त इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, एक तरफ एटमी ताकत है और वो आप पर हमला करते हैं और आप पलट कर उस मुल्क के अंदर मजाइल पर मजाइल दाग रहे हैं
क्या ताकत है जो आपको बैक कर रही है? पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, रशिया सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, ये ममालिक हो सकते हैं, लेकिन ईरान के अपने पास भी एटमी असासे मौजूद होना जरूरी है। तो ईरान एटमी असासों का हामिल बन चुका है, बस ऐलान करना बाकी था कि इसराइल ईरान पर हमला कर देता है। तो ये है तारीख ईरान और इसराइल की जंग की। अब ईरान ज्यादा ताकतवर है, इसराइल ज्यादा ताकतवर है, किसके पास कितने जदीद हथियार है, किसके पास फौज ज्यादा है, कौन कितनी देर जंग की शिद्दत को बर्दाश्त कर सकता है, किस मुल्क के साथ कौन कौन सा मुल्क खड़ा है, ये सारी बातें अगले ब्लॉग में।